नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस हमारी सीरीज में आज हम भारत में जो कृषि से संबंधित नीति है, उसमें जो कृषि विपणन से संबंधित नीति है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसका एक समग्र विश्लेषण करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में इससे प्री परीक्षा में तो प्रश्न बनने की बहुत ही कम संभावना होती है, हालांकि मेंस में एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन बनने की इससे अत्यधिक संभावना रहती है। तो एमएसपी पॉलिसी इन इंडिया का एक संपूर्ण एनालिसिस, उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और समस्याएं क्या हैं, विभिन्न जो समितियां गठित की गई उनके सिफारिश क्या है, सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या अपने सुझाव दिए, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को और उससे संबंधित मुद्दे को। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। एमएसपी, जो कि हम इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यह जो है, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई और ऐसा क्यों लगा कि इससे आगामी मेंस परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। तो हाल ही में जो अभी पिछला जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया, उससे संबंधित जो चैप्टर 8 है, उसमें विभिन्न जो कृषि से संबंधित प्रावधान है, उससे संबंधित जो इनिशिएटिव लिए जाने हैं उनके बारे में जिक्र है। और इसके अतिरिक्त भी जो भारत सरकार का किसानों की आय को दोगुना करना है, उसमें यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, यह एक मेजर रोल जो है वह प्ले कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू कर सकते हैं एक बैकग्राउंड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो है जो जीडीपी जारी करता है और वह बताता है कि जो भारत में है 7.2% जीडीपी 2022 और 23 में, यानी कि एनएसओ के अनुसार 7% जीडीपी जो है वह 2022 और 23 में है। और यह बताने का पर्पज यह है कि इसी जो आर्थिक सर्वे जो जारी किया जाता है, उसमें यह बताया गया है कि विगत 5 वर्षों में जो हमारा कृषि क्षेत्र है, 5 वर्षों में जो कृषि क्षेत्र है वह लगातार 4% की चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि जो दर है उसको प्राप्त कर रहा है। तो हमारा जो कृषि है वह विगत 5 वर्षों में लगातार 4% चक्रवृद्धि की रेट से आगे बढ़ रहा है। और इसके अनुसार और यह भी देखा जा रहा है कि भारत जो है वह रिकॉर्ड पैदावार कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं 1964-65 के दौर में काफी भारत में खाद्य पदार्थों की कमी हुई, जिसके बाद हरित क्रांति आया और उसने भारत के उत्पादन को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बढ़ाया। और यह उत्पादन आज लगभग खाद्यान्न पदार्थ में हम देखें तो लगभग 300 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है और निर्यात भी बढ़ रहा है। इसमें 300 मिलियन में लगभग जो 26 या 27 जो मिलियन टन है वह दालें हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भारत एक महत्वपूर्ण जो है वह निर्यातक के रूप में उभरा है और गन्ने की खेती में भी अत्यधिक अग्रणी स्थान रखता है। तो यह सब जानने का पर्पज यह है कि इतना सारा उत्पादन होने के बावजूद भी इतनी तीव्र गति से जो कृषि क्षेत्र है वह वृद्धि दर 4% की चक्रवृद्धि वृद्धि से जो है वह आगे बढ़ रहा है। फिर भी किसानों की आय
क्यों नहीं बढ़ रही है? किसान हमेशा समस्याओं से ग्रसित क्यों रहते हैं? वे हमेशा ऋण के तले दबे रहते हैं और उसका जो एक मुख्य कारण होता है, वह जो मुख्य परिणाम होता है, वह आत्महत्या के रूप में सामने आता है। तो इसी के बैकग्राउंड, इसी को हम अपना बनाते हुए इसी के इर्द गिर्द हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि एमएसपी जो है उसमें कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो किसानों की आय को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ बताते हैं एमएसपी। एमएसपी न्यूनतम न्यूनतम समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके बारे में हम कुछ जो बेसिक जानकारी है उसको पहले जान लेते हैं और उसके बाद जो है इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं और चुनौतियां क्या है, जो विभिन्न समितियां गठित की गई उनकी सिफारिशें क्या है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बिंदुओं में हम पहले एमएसपी को समझ लेते हैं। जो एमएसपी है यह बाजार केंद्रित बाजार केंद्रित हस्तक्षेप है। आप इसको चाहिए तो इसी अपने नोटबुक में इसी जो बुलेट पॉइंट में है इसी में नोट कर सकते हैं, ताकि आप समझने में और रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। तो यह जो है एक बाजार केंद्रित हस्तक्षेप है। बाजार केंद्रित हस्तक्षेप का क्या वजह है कि सरकार ने सोचा कि कभी ऐसा हो सकता है कि जो खाद्यान्न है वह उनके दाम अत्यधिक बढ़ जाए और कभी ऐसा हो सकता है कि उनके दाम अत्यधिक घट जाए, जिससे किसानों को जो है वह अत्यधिक नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए सरकार ने एक नीति अपनाई जिसके माध्यम से वह बाजार में अपना हस्तक्षेप करता है, यानी कि जो मूल्य होता है उसमें सरकार जो है वह अपनी नीति के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। बाजार केंद्रित में किसका हस्तक्षेप होता है? सरकार का। इसके माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से बाजार केंद्रित जो होता है उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसका जो एक कुछ फायदा देख सकते हैं इसके, मतलब बाजार केंद्रित हस्तक्षेप, जैसा कि सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है बाजार में, तो यह कर रही है कि जो किसान है वह कभी कभी अवसाद यानी कि डिप्रेशन में आकर अवसाद में आकर अपना अनाज ना बेचे, क्योंकि जब किसानों को पता रहेगा कि उन्हें एक जो न्यूनतम मूल्य है, उनका जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए किसान बाजार के दबाव में आकर अपना जो मूल्य अनाज है उसको बाजार के मूल्य पर ना बेच दे, जिससे कि जो खरीदार हो, बड़े बड़े सेठ साहूकार हो, उनको फायदा हो। तो इसलिए एमएसपी जो है यह क्या है? बाजार केंद्रित हस्तक्षेप है। इसके अनुसार इसके बाद हम जो हमारा अगला बिंदु होगा वो होगा यह क्या है? यह क्या है? मिनिमम फ्लोर प्राइस है। यह क्या है? मिनिमम फ्लोर प्राइस है, यानी कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो मूल्य सरकार द्वारा जो एमएसपी तय की जाएगी उससे नीचे जो है यह अनाज नहीं बेचा जाएगा बाजार में। यानी कि जो यह एमएसपी है यह सरकार की क्या है? मिनिमम फ्लोर प्राइस, यानी कि अब इससे नीचे किसी भी कीमत पर जो अनाज है वह नहीं खरीदे जाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं कि जो अनाज भंडारण की नीति है, अनाज भंडारण की जो की नीति है उसके लिए, नीति के लिए महत्वपूर्ण
अनाज भंडारण की नीति के लिए जो यह एमएसपी है वह महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? हम सब जानते हैं कि जो भारत सरकार है वह एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो है वह संचालन करती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो भारत सरकार है वह संचालन करती है। इसके माध्यम से यह गरीबों को हर महीने राशन कार्ड के आधार पर उन्हें 5 किलो प्रति माह पर व्यक्ति के हिसाब से अनाज देती है। तो इसके लिए भारत सरकार को एफसीआई के माध्यम से भंडारण करवाना पड़ता है। और यदि भंडारण ना होगा तो जो यह नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो भारत सरकार का जो अभियान है वह विफल हो जाएगा। तो इसीलिए किसान जो है वह बाजारों में निजी कंपनियों को अपना अनाज न देकर सरकार के एफसीआई के गोदामों में अपना अनाज बेचे, जिससे कि जो भारत है वह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अनाज वितरण करता है उसका संचालन कर सके। तो जो अनाज भंडारण नीति है उसके लिए एमएसपी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक अन्य बिंदु भी देख लेते हैं। यह क्या है? यह एक न्यूनतम न्यूनतम मूल्य न्यूनतम मूल्य की गारंटी प्रदान करता है। जो एमएसपी है यह एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी प्रदान करता है। यहाँ पे यह सब जो है अंडरलाइन करना होगा कि जो एमएसपी है यह न्यूनतम है, यानी कि इससे ऊपर कहीं किसी भी कीमत पर अनाज किसानों द्वारा बेचा जा सकता है और जो साहूकार है उनके द्वारा खरीदा जा सकता है एफसीआई मंडियों में, जो एपीएमसी जो मंडियां होती हैं उसमें। लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा इसके नीचे किसी भी कीमत पर कोई अनाज की खरीद एपीएमसी मंडियों में एफसीआई गोदामों में नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के माध्यम से हमने पहले यह समझा कि एमएसपी होता क्या है, मोटा मोटा आइडिया में लग गया कि एमएसपी क्या होता है। और इसके अतिरिक्त यह भी एक बिंदु जान लेते हैं कि जो एमएसपी है, एमएसपी फसल, एमएसपी जो है वह फसल की बुआई फसल की बुआई के पहले फसल की बुआई के पहले जारी कर दी जाती है। एमएसपी जो है वह फसल की बुआई के पहले जारी कर दी जाती है। एमएसपी जो है इसका मूल्य यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसका निर्धारण कौन करता है, इसकी गणना कौन करता है और किन आधारों को मानकर इसका इसकी सिफारिश करता है कि भारत सरकार इसी मूल्य पर एमएसपी इस वर्ष जो है वह तय करे। तो यह कार्य जो है वह करता है सीएसीपी की सिफारिश पर, सीएसीपी की सिफारिश सीएसीपी की सिफारिश पर। सीएसीपी जो होता है यह काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस होता है, इसका फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा जो है वह एमएसपी की जो सिफारिश है वह की जाती है। ध्यान रखने की बात है कि सिफारिश की जाती है, इसके द्वारा एमएसपी जो है वह तय नहीं की जाती, इसके द्वारा सिर्फ सिफारिश की जाती है कुछ गणनाओं के आधार पर, जिन्हें अभी हम आगे देखेंगे कि वे कौन कौन सी गणनाएं हैं, कौन कौन से आधार है जिनके आधार पर जो सीएसीपी है वह एमएसपी की सिफारिश करती है। इसका जो निर्धारण है वह मंत्रिमंडल की जो आर्थिक सलाहकार समिति होती है उसके द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की आर्थिक सलाहकार जो समिति होती है। तो यह कुछ जो बिंदुओं के माध्यम से एमएसपी को हमने समझा। और अब हम समझ लेते हैं, अब हम एमएसपी का जो है
एमएसपी का ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक पक्ष उसको समझ लेते हैं। आप इसे बुलेट पॉइंट में नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं, जो कि आपको रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो हमने एमएसपी को समझा कि एमएसपी जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। उन्हें 4-5 बिंदुओं के माध्यम से हमने अत्यधिक ब्रीफ तरीके में और अत्यधिक गहराई से शायद समझ लिया है कि एमएसपी जो है वह बेसिकली होता क्या है, यह किसकी सिफारिश पर जारी किया जाता है, कौन जारी करता है और यह कब जारी किया जा सकता है। तो इसको समझने के बाद अब हम देख लेते हैं कि क्या भारत में पहले भी एमएसपी का कोई इतिहास रहा है, कब कब जो है वह एमएसपी के जो कालानुक्रम है उनमें बदलाव आता रहा है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब पीछे देखते हैं तो 1975 में जो है 1975 तक 1975 तक इसे जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइज पॉलिसी, इसे क्या 1975 तक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, एपीपी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी। तो जो एमएसपी है उसका जो यदि हम इतिहास देखने की कोशिश करते हैं तो 1975 तक यह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। इसके जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी के, इसके दो हिस्से थे 1975 तक। तो इसका पहला हिस्सा था उसको कहा जाता था एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो दूसरा हिस्सा था उसको कहा जाता था भंडारण मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस, भंडारण मूल्य। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो पॉलिसी थी उसके दो हिस्से थे, एक था एमएसपी और एक था भंडारण मूल्य। एमएसपी तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी थी इसमें के जो दो हिस्से थे, इसमें एक था एमएसपी और एक था भंडारण मूल्य। तो जो एमएसपी था यह बुआई के समय, यह बुआई के समय, यानी कि जब फसल बोई जाती थी, चाहे रबी की हो, चाहे खरीफ की हो, चाहे जायद की हो, तो उसमें जो है इसका सिफारिश की जाती थी और इसी को एमएसपी उस समय बोला जाता था। कब तक? 1975 तक, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी के अंतर्गत आता था। और जो ये भंडारण मूल्य है, जो भंडारण मूल्य है, इसके अंतर्गत कटाई के उपरांत, यह कब था? कटाई के उपरांत जो भंडारण मूल्य है, यह कटाई के उपरांत जब किसान अपना अनाज एफसीआई गोदामों में रखने के लिए जाते थे तो उस समय सरकार द्वारा जो उन्हें मूल्य दिया जाता था वह भंडारण मूल्य था। सामान्यतः ऐसा होता था कि जो एमएसपी है उससे ज्यादा ही भंडारण मूल्य होता था। जो भंडारण मूल्य होता था वह एमएसपी से सामान्यतः हमेशा ज्यादा ही होता था। तो इस प्रकार एमएसपी का जो हम इतिहास है उसको हमने देखा कि किस प्रकार से जो 1975 तक यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी के तहत संचालित की जाती रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और अब देखते हैं कि कब एमएसपी का वर्तमान स्वरूप सामने आया। तो हम देखते हैं कि 1975-76 के दौरान 1975-76 में सिंगल प्राइज 1975-76 में सिंगल प्राइज मेथड अपनाया गया। सिंगल प्राइज मेथड अपनाया गया जिसे ही एमएसपी कहा गया। यानी कि जो 1975 तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइज पॉलिसी थी उसे 1975-76 में जो है वह सिंगल प्राइज मेथड अपना गया, यानी कि जो भंडारण मूल्य है उसको
और एमएसपी जो जिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी में जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जैसे देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी के अंतर्गत एक तो एमएसपी था और दूसरा था भंडारण मूल्य। तो इसको जो है वह खत्म कर दिया गया। अब क्या अपनाया गया? सिंगल प्राइज मेथड, यानी कि सिर्फ एक प्राइज मेथड सरकार द्वारा अपनाया गया, जिसमें एक प्राइज तय किया जाता था जो था मिनिमम सपोर्ट प्राइज। तो इसी को एमएसपी कहा गया। इसकी सिफारिश जो है अभी हमने पीछे देखा कि सीएसीपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा की जाती है। सीएसीपी द्वारा इसकी जो है वह सिफारिश की जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि वे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर सीएसीपी जो है वह एमएसपी की सिफारिश जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसको करता है, जिस पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ही लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमएसपी के आधार, किन आधारों की गणना करके जो सीएसीपी है वह एमएसपी की सिफारिश करती है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है इंटरनेशनल प्राइस, यानी कि किसी भी कमोडिटी का इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, जो इन्फ्लेशन है वह किस स्तर तक है, उसको जो है वह आधार बनाया जाता है सीएसीपी द्वारा एमएसपी के सिफारिश में। तो सबसे पहला बिंदु हमारा क्या हुआ? इंटरनेशनल प्राइस। इसे आप नोट करते चलिएगा क्योंकि आपको आपके आंसर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक रिच आंसर के रूप में प्रस्तुत कर देगी। तो सबसे पहला क्या हुआ? इंटरनेशनल प्राइस। दूसरा क्या हुआ? उत्पादन लागत, यानी कि जो किसान है उसके द्वारा कौन कौन सी लागतें कृषि के दौरान लगाई गई है उसको जो है वह ध्यान में रखा जाता है सीएसीपी के द्वारा। इसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई को भी सीएसीपी द्वारा ध्यान में रखा जाता है। यानी कि कभी कभी कोई ऐसी वस्तुएं होती है, कोई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी डिमांड अत्यधिक होती है। यदि डिमांड अत्यधिक होगी तो जाहिर सी बात है उसका मूल्य जो है वह अत्यधिक होगा। तो इसको भी सीएसीपी द्वारा अपना आधार बनाया जाता है एमएसपी की सिफारिश में कि डिमांड एंड सप्लाई, किसी भी कोई भी जो अनाज है उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, आपूर्ति कितनी है, उसको ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इनपुट प्राइस को भी ध्यान में रखा जाता है। इनपुट प्राइस बेसिकली उत्पादन लागत के ही समान हुआ, यानी कि किसान जो है वह कितना मूल्य जो है वह उत्पादन के दौरान अपनी फसलों में लगाता है। तो बेसिकली यह भी एक आधार के रूप में सीएसीपी द्वारा ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति उपभोग को भी सीएसीपी द्वारा ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो हमारा अगला बिंदु है जो सीएसीपी द्वारा एमएसपी की सिफारिश में आधार बनाया जाता है वह है मार्केटिंग कास्ट। तो यह जो मार्केटिंग कास्ट है इससे तात्पर्य है कि जब किसान अनाजों का उत्पादन करता है उसको जो है वह सफाई उसकी करता है, प्रसंस्कृत उसको करता है, पैकेजिंग करता है और तब जाके वह जो परिवहन में खर्च करता है, बाजारों तक पहुंचाता है, उसकी जो कास्ट आती है, मार्केटिंग कास्ट जो आती है, उसको भी सीएसीपी द्वारा अपने आधार में शामिल किया जाता है। और हमारा आखिरी जो बिंदु है वह है महत्वपूर्ण फूड इन्फ्लेशन, यानी कि सीएसीपी द्वारा वर्तमान में जो खाद्य मुद्रास्फीति है, जो खाद्य
खाद्य मुद्रास्फीति है, खाद्य मुद्रास्फीति है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि वर्तमान में किस स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति चल रही है, उसी आधार पर भी एमएसपी का जो है वह निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार यह कुछ 5-6 जो आधार हैं जिनको अपने ध्यान में रखकर सीएसीपी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को एमएसपी की सिफारिश करती है। तो इन आधारों को देखने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब जो है इन आधारों को देख लेने के बाद अब भारत में जो एमएसपी की नीति है उसका एक एनालिसिस यानी कि उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं जिससे भारत को जिसको दूर करके जो भारतीय किसान है उसकी आय को बढ़ाया जा सकता है, और जो भारत सरकार की संकल्पना है भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने की, उसको सफल बनाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं एमएसपी के एनालिसिस पर। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, एमएसपी एमएसपी पॉलिसी, एमएसपी पॉलिसी का विश्लेषण, एमएसपी पॉलिसी का विश्लेषण। तो आइए हम जो भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो नीति है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि उसमें से क्या क्या संबंधित मुद्दे हैं। तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि वर्तमान में किसानों को उत्पादन लागत का, किसानों को वर्तमान में जो है वह किसानों को उत्पादन उत्पादन लागत का लगभग 1.5 गुना यानी कि 1.5% एमएसपी जो है एमएसपी प्रदान की जाती है। किसानों को उनके की जो उत्पादन लागत है उन पे 1.5 गुना एमएसपी प्रदान की जाती है। लेकिन जो इस विषय पर निम्न मुद्दे जो है कि किस प्रकार के 1.5 गुना एमएसपी प्रदान किए जाने के बावजूद भी जो एमएसपी पॉलिसी है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं जो कि किसानों की आय को बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो किसानों को वर्तमान में जो है वह 1.5 गुना लगभग एमएसपी जो उनका उत्पादन लागत है उसका 1.5 गुना एमएसपी प्रदान की जाती है। तो अब आइए इससे संबंधित निम्न मुद्दे या में हेडिंग डाल लेते हैं एमएसपी से संबंधित मुद्दे, एमएसपी से संबंधित मुद्दे। तो अब आइए हम कुछ एनालिसिस करते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम 2006 में स्वामीनाथन जो कमेटी थी उसका गठन किया गया था और उसने कुछ अनुशंसाएं दी थी जिसको लागू करना, यानी कि उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2006 में, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2006 में स्वामीनाथन जिनका अभी अभी जो है वह डेथ हुआ है, जो स्वामीनाथन जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तो उन्होंने कुछ अनुशंसाएं दी थी जिसमें एमएसपी से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी। तो यह जो एमएसपी है उसकी पॉलिसी को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, उन मुद्दों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो स्वामीनाथन समिति थी इसकी सिफारिशों को हमारा बिंदु होगा कि जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2006 में स्वामीनाथन कमेटी जो गठित की गई थी उसकी अनुशंसाएं लागू हो स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसाएं लागू हो। क्या अनुशंसाएं थी तो इसको हम देखते हैं कि एमएसपी का निर्धारण
यह स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर है, ध्यान रखिएगा। तो एमएसपी का जो निर्धारण हो कैसे हो, उन्होंने 3 आधार बताए, तीनों को हम देख लेते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम बताया A2। A2 क्या है? कॉस्ट ऑफ इनपुट। A2 क्या है? कॉस्ट ऑफ इनपुट। दूसरा है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL, इसमें A2 तो कॉस्ट ऑफ इनपुट है और जो FL है वह है फैमिली कॉस्ट। फैमिली कॉस्ट यानी कि जो फैमिली लेवल है, जैसे कि हम देखते हैं कि भारतीय किसान जो है वह उनमें जो परिवार है, जो भारतीय किसानों का परिवार, उनमें जितने सदस्य होते हैं ज्यादातर सब मिलकर हाथ बटाते हैं और कृषि कार्य को संपन्न करते हैं। तो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि एमएसपी का निर्धारण करते समय सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इनपुट देखा जाए। इसके अलावा A2 प्लस FL यानी कि कॉस्ट ऑफ इनपुट के साथ साथ जो फैमिली कॉस्ट है, यानी कि जो किसान परिवार हैं जो खुद उसमें एक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट को भी देखा जाए। और जो तीसरा फार्मूला था वह था C2। C2 जो है यह रेंट, यानी कि जो भूमि है, भूमि का जो रेंट है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भूमि जो है उसका रेंट कितना होगा, जो कि किसान को पे करना पड़ता है। यदि किसान ने लीज पर भूमि ली है, मान लीजिए कोई किसान मालिक भी है, फिर भी उस भूमि का कुछ मूल्य हुआ, उस भूमि का जो है वह उत्पादन में योगदान हुआ, तो उसका की जो लागत है, रेंट है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वह स्वामीनाथन कमेटी ने 3 आधार बताए। अब इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसको दूर करने के लिए अगला हमारा बिंदु हो सकता है कि एमएसपी अस्थाई है। एमएसपी अस्थाई है, परंतु उत्पादन लागत हर राज्य में अलग अलग है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो एमएसपी है वह संपूर्ण देश में यानी कि पूरे भारत में एक लागू होती है, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या जो CACP द्वारा सिफारिश की जाती है और आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसके द्वारा जब यह जारी की जाती है तो संपूर्ण भारत के लिए होती है। परंतु जो एमएसपी के अभी हमने आधार देखे कि जो फैमिली कास्ट होती है, इनपुट कास्ट होती है और प्री हार्वेस्टिंग कास्ट होती है, वह हर राज्य में अलग अलग है और हर राज्य में अलग अलग होने के कारण यह उचित नहीं है कि जो एमएसपी की जो प्राइस है एमएसपी के तहत वह हर राज्यों में समान हो। तो यह अपने आप में एक अनुचित बात हो गई, क्योंकि एक साइज यानी कि वन साइज नॉट फिट्स फॉर ऑल, यानी कि एक साइज जो है वह सभी के लिए उचित नहीं हो सकता है। तो इसी आधार पर जो एमएसपी है वह तो संपूर्ण देश के लिए स्थायी है, परंतु जो उत्पादन लागत है वह हर राज्य में अलग अलग है। तो यह एक गंभीर जो है वह मुद्दा एमएसपी की जो नीति है उसको लेकर है। इसके अतिरिक्त भारत में एमएसपी भारत में एमएसपी की नीति का निर्धारण एमएसपी की नीति का निर्धारण तो है, लेकिन ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आप जो है और इसे अपने नोट्स में इसी बुलेट पॉइंट में नोट करते जाए ताकि आपको रिवाइज करने में अत्यधिक आसानी हो, क्योंकि सुनी हुई बातें जल्द ही भूल जाती हैं। तो इसी बुलेट पॉइंट में आप इन्हें लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो भारत में जो है वह एमएसपी की नीति का निर्धारण तो है, लेकिन एक गारंटीकृत भंडारण गारंटीकृत भंडारण कार्यक्रम नहीं है। यानी कि
जो एमएसपी की नीति तो जारी की जाती है, लेकिन उचित मात्रा में उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो भंडारण है उसको जो है वह भारत में उससे संबंधित कोई एक अच्छी नीति नहीं देखने को मिलती है, जो कि अत्यधिक समस्या का विषय बना हुआ है एमएसपी नीति के संचालन में। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भारत में एक बॉक्स में देख लेते हैं अलग से कि भारत में भंडारण की कौन कौन सी नीतियां हैं और संस्थाएं हैं। तो सर्वप्रथम जो है वह है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप गूगल सर्च कीजिएगा और अलग से एक बॉक्स में इससे संबंधित प्रावधान जो है या किस अधिनियम के से 1964 का जो एफसीआई एक्ट है उसके माध्यम कैसे कैसे इसकी स्थापना की गई, तो उसके बारे में अलग से फ्री के लिए जानकारी आप एकत्र कर सकते हैं। तो एफसीआई जो है, जो कि गेहूं जो कि गेहूं और धान के भंडारण के लिए उत्तरदायी है एफसीआई। इसके अलावा सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सीसीआई है वह कपास का भंडारण करती है। इसके अलावा जो तीसरी संस्था है वह है नेफेड। इसके बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं और एक अलग बॉक्स में आप बना लीजिएगा। यह जो है वह दलहन के भंडारण के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो संस्थाएं हैं इनमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और एक गारंटी की जो भंडारण कार्यक्रम होना चाहिए, नीति होनी चाहिए, उसका अभाव भारत में देखा जाता है, जो कि एमएसपी की नीति का संचालन करने के लिए अत्यधिक जो बाधा का विषय बन रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि एमएसपी जो है वह भंडारण की जो सरकार की नीति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो भंडारण की नीति है यानी कि भंडारण कार्यक्रम है, भंडारण से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह एमएसपी को सपोर्ट प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार इसको हमने देखा। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा एक मुद्दा है वह बन सकता है कि एपीएमसी में सुधार ना हो पाना। जो एपीएमसी मंडियां होती है राज्यों द्वारा संचालित होती हैं और इन एपीएमसी मंडियों में जो है वह कुछ आढ़तिये होते हैं, कुछ दलाल होते हैं, जो कि उनका एक कार्टेल होता है और कार्टेल के माध्यम से वह जो एमएसपी की नीति है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको प्रभावित कर रहे हैं और उसके प्रभावित होने से किसानों की आय जो है वह प्रभावित होती है। और जैसा कि देखा जा रहा है जो एमएसपी है वह भारत में मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के स्थान पर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का रूप लेती जा रही है। यानी कि जो एमएसपी है वह किसी किसान को वर्तमान में यथार्थ में हम देखें तो किसी किसान को एमएसपी की प्राइस जो है वह पूर्ण रूप से मिल पाती है, नहीं तो उसके नीचे ही मिलती है, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं, आढ़तिये होते हैं एपीएमसी मंडियों में, वह उनके जो मुनाफे होते हैं उसको हजम कर जाते हैं। तो इसलिए एमएसपी की नीति के उत्तम कार्यान्वयन के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एपीएमसी जो मंडियां हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत में सरकारी मशीनरी केवल एमएसपी की नीतियों पर ध्यान देती है और जो अवसंरचना है, भंडारण अवसंरचना का विकास, भंडारण अवसंरचना का जो विकास है वह बहुत ही कम है। तो इसलिए जो सरकार है उसको एक एमएसपी की नीति में सुधार लाने के लिए, उसको कार्यान्वयन को उत्तम बनाने के लिए सर्वप्रथम भंडारण की जो अवसंरचना है उसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार एमएसपी से संबंधित जो कुछ मुद्दे थे जिनकी ओर ध्यान आकर्षित करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, तो उन्हें हमने देखा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। किस प्रकार हमने देखा कि एक ही प्राइस जो संपूर्ण राज्यों के लिए निर्धारित की जाती है वह एक अनुचित है। इसके अलावा जो भंडारण कार्यक्रम ना होना कोई निश्चित, और अवसंरचना विकास ना होना, एपीएमसी मंडियों में सुधार ना हो पाना, और जो स्वामीनाथन कमेटी 2006 की थी उसकी जो सिफारिशें थी उसको संपूर्ण रूप से लागू ना कर पाना, यह एमएसपी की नीति का जो एक फेलियर है उसका एक
महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। अब जो है वह इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी मुद्दों को जो है वह ध्यान में रखते हुए हम कुछ समाधान दे सकते हैं जिससे एमएसपी की नीति में जो है वह सुधार हो सके। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं समाधान। तो समाधान में जो अभी हमने मुद्दे देखे उनमें हम देख सकते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला बिंदु होगा वह होगा रमेश चंद्र रमेश चंद्र रमेश चंद्र समिति रमेश चंद्र समिति रमेश चंद्र समिति की सिफारिशें रमेश चंद्र समिति की सिफारिश से पूर्ण रूप से लागू हो। जो रमेश चंद्र थे उन्होंने बताया था कि जो कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लागत होती है उसको जोड़ा जाए, यानी कि कटाई के बाद की लागत कटाई के बाद की लागत को जोड़ा जाए। तो रमेश चंद्र समिति जो थी उन्होंने एमएसपी के निर्धारण में बताया था कि एमएसपी के निर्धारण करते समय जो कटाई के बाद की लागत है उसको भी उसमें जोड़ा जाए। इसके अलावा भारत में भंडारण अवसंरचना भारत में भंडारण अवसंरचना भारत में भंडारण की अवसंरचना को विकसित किया जाए। जो भंडारण की अवसंरचना है उसको विकसित किया जाए और इसको विकसित करने में हम पीपीपी के माध्यम से और निजी क्षेत्रों के माध्यम से भी जो भंडारण अवसंरचना है उसके विकास पर ध्यान दे सकते हैं। हमारा जो समाधान में जो अगला बिंदु होगा उसमें देखते हैं कि भारत में किसानों की आय को बेहतर करने हेतु यह अनिवार्य की कृषि उपज मंडियों का नवाचार किया जाए। कृषि उपज जो मंडियां हैं उनका नवाचार किया जाए। एपीएमसी, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एपीएमसी जो मंडियां हैं उनमें सुधार किया जाए, टेक्नोलॉजी उनमें बढ़ाई जाए, जो एक डेटाबेस है वह कंप्यूटराइज्ड किया जाए ताकि अत्यधिक उत्तम तरीके से इस नीति का संचालन हो सके। तो जो भंडारण से संबंधित जो मंडियां हैं उनमें अनिवार्य रूप से नवाचार किया जाए, इनोवेशंस किए जाएं ताकि जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक तीव्र गति से किसानों के जो अनाज है उसको खरीदा जा सके और उनका भंडारण किया जा सके। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि अनुबंधित कृषि को औपचारिक कृषि का हिस्सा बनाया जाए। जो अनुबंधित कृषि है उसको औपचारिक कृषि का हिस्सा बनाया जाए, यानी कि
जो अभी किसान अनुबंधित कृषि को लेकर हिचकिचाते हैं, प्राइवेट कंपनियों से संबंधित डील करने को हिचकिचाते हैं, क्या होगा क्या नहीं, उसको जो है वह सुधार किया जाए, ताकि किसानों को जो है वह निजी कंपनियों द्वारा एमएसपी के ऊपर का रेट मिल सके, क्योंकि सरकार ने तो एमएसपी तय कर दिया गया है। यदि अनुबंधित जो कृषि है उसके तहत कंपनियां किसानों के पास आएंगी तो वह निश्चित ही रूप से एमएसपी से ऊपर उन्हें देने का प्रयास करेंगी। तो सब तब जो अनुबंधित कृषि है उसको जो है वह औपचारिक कृषि का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त जो हमारा अगला सुझाव होगा उसमें अशोक दलवई, जो अशोक दलवई समिति समिति की सिफारिशें, अशोक दलवई समिति की सिफारिशें लागू हों, यानी कि जो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवई समिति का गठन किया गया था उसकी सिफारिशें लागू हो। और इसके अतिरिक्त जो स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें जो है वह भी लागू हो, जिसमें जो हमने देखा A2 प्लस FL प्लस C2, इसका इन सूत्रों का जो है वह पालन किया जाए। और पोस्ट हार्वेस्टिंग, इसके अतिरिक्त भूमि की जो लीज है उसका रेंट जो है उसको ऐड किया जाए, फैमिली लेबर कास्ट जो है उसको ऐड किया जाए। इसके अलावा जो हमारा अंतिम सुझाव होगा उसको हम दे सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज जो फैसिलिटी है, कोल्ड स्टोरेज जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनाजों को खरीदा जा सके और उनका भंडारण किया जा सके, और जो अनाज है वह ज्यादा मात्रा में खराब ना हो, सड़े ना, और उनका उपयोग किया जाए। तो इन अनुशंसाओं को हम देख सकते हैं कि इन अनुशंसाओं को और इन समाधानों को अपनाकर किस प्रकार से ये जो कुछ समस्याएं हैं एमएसपी से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सूचनाओं के माध्यम से एमएसपी से संबंधित किसी भी प्रश्न को हम जो मेंस का होगा उसको हम एक संतुलित उत्तर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमारे जो आंसर होगा उसको रीच करेगा। तो आशा करता हूं एमएसपी से संबंधित यह एनालिसिस वाला यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।